इंतजामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। वाटर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज खुद जनरेट करने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पानी का जो मसला है, बारिशों का जो मसला है, सैलाब का जो मसला है, खुश्क साली का जो मसला है, उसे कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और अगर हमने अब इसको कंट्रोल ना किया तो फिर शायद हम कंट्रोल करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर 6 महीने हम खुश्क साली का शिकार रहते हैं। हमारे पास पानी नहीं होता मुंह धोने के लिए, वुजू करने के लिए, फसलें उनको सैलाब करने के लिए। और फिर 6 महीने हम जो बारिशें होती हैं, जो सैलाब आते हैं, उनकी जो तबाहकारियाँ होती हैं, उनको समेटते रहते हैं। इस तरह हम पूरा साल गुजार लेते हैं। तो क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है? और अगर वो सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन है कहाँ पे? और दूसरा, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? मेरी क्या जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? मेरा ख्याल है ये जो शो हम आज कर रहे हैं ये आंखें खोलने के लिए, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी का इदराक कर सकेंगे और शायद गवर्नमेंट जो है उसके दरवाजे के ऊपर भी बेल बज जाए, उसकी भी आंखें खुल जाए। क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का मसला है। अगर हमने पानी का मसला हल ना किया तो पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। या हम खुशहाली का शिकार हो जाएंगे या फिर किसी सैलाब का शिकार हो जाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है स्पेशल शो है और उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें खोलना है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हसन अब्बासा, वाटर एक्सपर्ट है और इन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर काम किया। ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये भी वाटर एक्सपर्ट हैं और इन्होंने कोलाबाग डैम के अंदर PhD कर रखी है इस सब्जेक्ट पे, लेकिन वो डैम जो बना ही नहीं और जिसको हमने कंट्रोवर्शियल कर लिया जबकि वो पाकिस्तान की बका था। इनके साथ साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हैं, ये भी माहौलियात की माहिर हैं। ये आपको बताएंगी कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल जो हम दरख्त काटते चले जा रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, और फिर पाकिस्तान में अगर कुछ बड़े फैसले ना किए हमने तो क्या क्या नुकसान होंगे। तो डॉक्टर हसन अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइए पाकिस्तान का पानी का इशू क्या है सर? मेन बताइए कैसे? वो इस तरह से कि मिसमैनेजमेंट स्टार्ट होती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। हमें यही नहीं पता कि हमारे पानी का सिस्टम है क्या। ठीक। इन लास्ट 78 ईयर्स हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि हमारा पानी का सिस्टम क्या है, इंडस रिवर कैसे चलता है जो कि हमारा मेजर पानी का सोर्स है, ठीक, जिस पे हमारी तकरीबन 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडस पे डिपेंड करती है। और हम जो है ना वो मांगा हुआ पैसा, कर्जे का पैसा और इम्पोर्टेड एक्सपर्ट्स, उनके साथ हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। लेकिन अगर वो बने हुए स्ट्रक्चर्स ठीक होते तो फिर आज हम ये क्यों कह रहे होते कि 6 महीने हम डूबते हैं और 6 महीने हम प्यासे। स्ट्रक्चर्स, डैम्स की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ डैम्स ही नहीं है जी, बाकी भी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। डैम्स इज वन थिंग, बैराजेस इज अनदर वन, कैनाल्स इज अनदर वन। ये गलत बने आपका ख्याल? ये हमने जो है ना दूसरे इंपोर्टेड मॉडल्स लगाए हैं। कहीं पे हमने दरिया नील का मॉडल लगा दिया है इधर, कहीं पे हमने मेसोपोटामिया का मॉडल लगा दिया है, कहीं पे हमने कोलोराडो रिवर का मॉडल लगा दिया है, कहीं पे हमने जो है कोई और मॉडल लगा दिया है। दी ओनली मॉडल जो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था वो इंडस रिवर का अपना मॉडल है, और वो मॉडल इंडस रिवर की अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं बनता, और वो हमने अभी तक सोचने के बारे में भी नहीं सोचा। लेकिन ये नहरी निजाम तो अंग्रेज के दौर में नहीं बना हुआ, सक्सेसफुल चल रहा था। ये मेसोपोटामिया का मॉडल है ना, ये इंडस का मॉडल नहीं है। ठीक है। देखिए इंडस का जो ओरिजिनल यहाँ का इंडिजिनस मॉडल था वो तो ये सैलाबा इरिगेशन थी। ठीक है। ठीक है, ये जो कैनाल बना के पानी दूर ले जाना, और फिर उसमें जो कैनाल्स अंग्रेज के आने से पहले बनी है दे वर नॉट फॉर इरिगेशन एक्सेप्ट फॉर ए वेरी लिमिटेड एरिया। वो उन कैनाल्स को आगे लेके जाते थे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो उनको शिकार शिकूर का शौक था, इंटेंशन जो भी थी, लेकिन दैट वाज व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है। तो ये जो पुराना मेसोपोटामिया का मॉडल आपने लगाया है इधर, ठीक है, चल पड़ा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चलता भी रहेगा, लेकिन कैसे चल रहा है? यानी कि दुनिया का जो लीस्ट एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है क्रॉप पर ड्रॉप के हिसाब से, वो माशाल्लाह पाकिस्तान का है। ठीक है। तो मतलब है कि अगर हम इतने वो होते,
अब आप देखिए, हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम हमारे पास है, फिर दुनिया की सबसे बड़ी साइंस भी तो हमारे पास होनी चाहिए, लोग आके सीखते। आपने कभी हॉलैंड के लोग बुलाए होते हैं सिखाने के लिए, कभी फ्रांस के आए होते हैं, कभी अमेरिका के, तो कभी ऑस्ट्रेलिया के, वो आके आपको सिखाते हैं कि जी अनाज कैसे लगाना। जो एक्सपर्ट होगा उसी को बुलाएंगे ना। अगर हमारे पास अपने एक्सपर्ट नहीं है तो बाहर से आएंगे डॉक्टर साहब। देखिए बात ये है कि देखिए इंडस के जो मैं सिस्टम की बात करता हूँ ना, पहली बात तो ये कि ये सिस्टम इंडस रिवर, मैंने दुनिया के 15-20 मेजर रिवर बेसन्स में काम किया और थोड़ा बहुत नॉलेज उन बेसन्स का भी है जिनमें मैंने प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इंडस मेरे हिसाब से दुनिया का मोस्ट अमेजिंग रिवर बेसन है। 4 बेसिक मैकेनिज्म्स हैं जो कि रिवर्स को चलाते हैं। एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम है जो कि बारिशें लेके आता है, बारिशें और बर्फबारी लेके आता है। दूसरा सरफेस वाटर का सिस्टम है कि वो बारिशें और बर्फबारी जो है वो ग्राउंड पे गिरने के बाद सरफेस के ऊपर चलते हैं। तीसरा ग्राउंड वाटर का सिस्टम है कि उससे ग्राउंड वाटर किस तरह से लैंडस्केप पे मूव करता है। और चौथा ग्लेशियर्स का सिस्टम है। इंडस के पास ये चारों सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। ग्लेशियर भी आपकी स्टोरेज है, ग्राउंड वाटर भी आपकी स्टोरेज है और सरफेस वाटर आपकी लाइफलाइन है। ठीक है। अब कोई आपका बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट इन चारों सिस्टम्स की मुझे बताएं जिसने इन 4 सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया हो, नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर शुएब साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगेन वही सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि पहले खुशहाली होती है फिर उसके बाद सैलाब आता है, तो आखिर इसके अंदर बैलेंस क्यों नहीं क्रिएट हो रहा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया चोई साहब, और आपके प्रोग्राम में आने के लिए ना मैंने आर्टिकल आपके ही पढ़ना शुरू किए थे जिंदगी में पहली दफा जब। मेरे ऊपर डाल दें आप। जी, तो नहीं, आपके लिए फिर आपके प्रोग्राम में आने के लिए थोड़ी सी तैयारी करना जरूरी थी ना, कि अब हमारे पास एक ऐसा डाटा हो कि हम आपको फेस कर सके। मैं 3 अल्फाज में पाकिस्तान की इस पूरी वाटर स्टोरी को, क्योंकि मैंने जितनी भी एफर्ट की ना, तो मैंने इसके ऊपर एक कोशिश करके इसको पाकिस्तान की पानी की कहानी बनाने की कोशिश की थी। बहुत ज्यादा तो उसमें कामयाब नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की पानी की कहानी 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है: टू मच, टू लेस, टू डर्टी। ठीक है, यानी बैलेंस नहीं है। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि आप अंदाजा कर लीजिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत से लेकर आज तक हादसा आता है, हम उस आफत के बाद थोड़े अरसे के लिए जागते हैं, मोबिलाइज होते हैं, ह्यू एंड क्राई होता है, उसकी रिलीफ की कोशिश करते हैं, गाड़ियों की गाड़ियां चल पड़ती हैं। मैं भी आज सारा दिन रिलीफ का सामान इकट्ठा करने में मैंने गुजारा, और थोड़े अरसे के बाद कोई एक ऐसी नई आफत आ जाती है जो पिछली आफत को हमें भुला देती है। अब इसकी मिसाल क्या है, मैं बड़ी क्विकली आपको बताता हूँ। 1973 का सैलाब, आज हमारे पास कोई पहली दफा नहीं कुछ ये हुआ। 1976 का सैलाब जिसमें हमने फेडरल फ्लड कमीशन बनाया था। चोई साहब, हमारे पास 9 इदारे हैं जो पाकिस्तान में पानी के जिम्मेदार हैं। एक ऐसा मुल्क, अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि हमारा इंडस, आपके पास 9 इदारे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यानी जो आपकी एनडीएमए और पीडीएमए से लेकर और फिर नीचे सूबाई जो हमारे प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट्स तक एक वाटर जो गवर्नेंस का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें बड़े बड़े शाहाना ओहदों वाले लोग मौजूद हैं। आप तो जानते हैं, आप इनके दरमियान उठते बैठते हैं। इसके बावजूद सैलाब आता है, पाकिस्तान डूब जाता है, और नहीं तो हम रो रहे होते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, और जहां पानी है वो डर्टी है। अब 1976 का सैलाब आता है, 1992 का सुपर फ्लड था, 2010 में हमारे पास आया सैलाब, उसको दुनिया की बड़ी आफत करार दिया गया। 2014 में हमें लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का हमने प्लान किया कि जनाब ये होगा। 22 अभी रिसेंट फ्लड हमारे पास आया। किसी एक फ्लड से कोई चीज सीख के हमने, मैं मतलब जब दुनिया की तरफ देखते हैं ना तो फिर अपने सर जो है ना शर्म से झुक जाता है। हमारा पड़ोसी जिसके साथ अभी हमने स्टैंड ऑफ किया, इसने वो नगल भागड़ा, इनका एक डैम है जो सिर्फ और सिर्फ बनाया ही सैलाब के पानी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यानी खुश्क डैम है। जी, मतलब उन्होंने ये, अच्छा फिर उन्होंने पैचेस लगा के, कोलोराडो के ऊपर वो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकेंगे। वहां उन्होंने एक जगह ऐसी रखी जो 40 साल, अभी पिछले दिनों वहां एक बहुत ग्रैंड पार्टी हुई है। 40 साल पहले उनका विजन था कि यहाँ पे जगह रखो, यहाँ एक ना एक दिन ये भर जाएगा। ठीक है, आएगा पानी। हम वो खुश नसीब लोग हैं चोई साहब जिनको 1447 साल पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सूरह यूसुफ के अंदर बता दी गई थी। ऐसी कौम, ऐसी सोच रखने वाली, ऐसी फहम रखने वाली कौम अगर डूब जाती है तो ये, मैं इसको कुदरत के नाइंसाफी नहीं कहूंगा, डूब मरने का मुकाम है ये हमारे लिए वाकई डूब मरने का। अब आप देखें ना, डिजास्टर रिस्पॉन्स में
आपके पास एक बहुत शाहाना इस मुल्क में एनडीएमए की सूरत में, जिसमें बहुत बड़े बड़े ओहदों वाले लोग बैठे हुए हैं। पीडीएमए आपके पास बना हुआ है $1। डॉक्टर साहब इसका जो फार्मूला है ना कि डिजास्टर की रिकवरी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि जो आप $1 उसकी प्रिपेयर्डनेस पे स्पेंड करते हैं वो आपके डिजास्टर में $10 को सेव करता है। हमारे लोग बैठे हुए हैं अपने ओहदे लेकर, जिस वक्त डिजास्टर आ जाता है तो उनको होश आती है और ये फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। आपके पास फ्लड मैनेजमेंट के लिए फेडरल फ्लड कमीशन 1976 से काम कर रहा है। कोई एक बड़ी उनकी कामयाबी बताएं। मैं तो ये सोच रहा था, मुझे तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली कि मैं इन सारे इदारों की प्रोफाइल बना के और मैं जाके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने पेश हो जाऊं कि मैं कहूं खुदारा आप जहां और बहुत सारी बातों में सोमोटो लेते हैं, आप इस पर भी तो एक एक्शन लेना। पूछे तो सही हो, पूछे तो सही कि क्या हो रहा है, पैसे कितने खर्च हुए हैं, निकला क्या है उसमें से? चौधरी साहब अरबों रुपया तो सिर्फ ये वो जो अपनी शाहाना खर्चियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जुल्म नहीं मचा हुआ इस मुल्क के अंदर। ठीक हो गया। असल जो चीज है जिसका ऑडिट होने वाला है वो ये है। ठीक है। ये जो हमारा कॉमन मैन मर रहा है और जिस तरह से वो बर्बाद हो रहे हैं, और अभी मैं आपको क्या दास्तान बताऊं जो जिस दास्तान से मैं गुजर के आया हूं और जो मैं अभी अपने आगे वैसे सोल्यूशन की तरफ भी जाना है हमने। डॉक्टर ज़ैनब साहबा की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है वो कहते हैं कि पाकिस्तान उसका पहले नंबर पर टारगेट है। इससे अगर टारगेट है तो बचा कैसे जा सकता है और हमारी गलतियां क्या थी और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद और बाकी शहरों का क्या बनेगा? मैडम देखिए, आपके प्रोग्राम की शुरुआत बड़े अच्छे सब्जेक्ट से हुई है विच इज वाटर। और मैं जब पानी पे बात करती हूँ तो मैं एक चीज कहती हूँ कि वाटर इज योर न्यू लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पानी सिर्फ एक एनवायरमेंटल वो एट्रीब्यूट नहीं है। पानी से आपका अब सारा क्लाइमेट सब कुछ पानी डिटरमिन करता है। तो ये जो हसन साहब एक बात कह रहे थे एंड मैं इनसे मुत्तफिक हूँ, सैलाबा। मैं जब क्लाइमेट चेंज पे स्टडी कर रही थी तो मैंने ये हिल टॉरेंट्स पोटेंशियल, ये जो सैलाबा है, इस पे मैंने बड़ा काम किया। तो आज से कोई 1.5-2 साल पहले कि ये क्यों मसला बन रहा है जब ये राजनपुर में और इधर सैलाब आ जाते हैं, हर साल पहाड़ों पे बारिशें होती हैं। ये सैलाब कोई आज की बात नहीं है। सो आई फाउंड आउट के 200 के करीब हिल टॉरेंट्स है पाकिस्तान में, ये जो पहाड़ों से पानी आते हैं, जहाँ इरिगेशन प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर स्पेट इरिगेशन प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं, कम्युनिटीज ब्रिटिश दौर से कर रही हैं। उन 200 में से 13 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं। उन 13 बड़े हिल टॉरेंट्स का वाटर पोटेंशियल सिर्फ अभी 10 से 11% हम टैप कर पाए हैं, बाकी पानी सारा जाया होता है। ये सिर्फ पहाड़ों से आने वाले पानी की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्थ से आपका जो सैलाब आता है वो तो गिरता ही अरेबियन सी में। अभी जो आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, मौसमियाती तब्दीली, ये भी सारा आपके पानी के साथ लिंक्ड है। वाटर साइकिल सारा डिटरमिन है। ये क्लाउड बर्स्ट क्या चीज है, इसमें जब गर्म हवा, जो गर्मी बढ़ती है, उसमें जब नमी आ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती है हवा और वो ठंडी हवा से टकराती है, तो ये बादल आपके एकदम फट जाते हैं। और वहां ज्यादा नुकसान होता है जहां आपके दरख्त नहीं मौजूद होते, क्योंकि तनावर दरख्त क्लाइमेट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, वो अपना एक माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं। तो ये जो पानी है ना, अगर ये पानी, ये हसन साहब सही फरमा रहे हैं कि पानी का हमारा इशू ज्यादा मैनेजमेंट और गवर्नेंस का है। पानी वरना हमारे पास बहुत आ जाता है, अदर देन हीट वेव्स। अदरवाइज पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। अच्छा, आपके पास ये सवाल छोड़ के जाऊंगा मैडम। ये कहा जाता है कि ये जो आबी गुजरगाहें हैं, जो वाटर चैनल्स हैं, जब उनके रास्ते में तजावजात हो जाती हैं तो उसकी वजह से सैलाब आ रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तजावजात खत्म करें। और मैं फिर बार बार उनसे कहता हूं कि तजावजात खत्म होने के बाद भी अगर सैलाब आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? तो क्या वाकई वाहिद वजह तजावजात हैं? इनको अगर हटा दिया जाए, वाइड दिया जाए आबी गुजरगाहों को, तो फिर ये सैलाब खत्म हो सकता है। आप ही के पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये तजावजात इशू है, अगर तजावजात खत्म कर दी जाए तो फिर उसके बाद ये सैलाब नहीं आएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाही फैला रहे हैं? देखिए, ये जो तजावजात हैं ये आपके अर्बन फ्लडिंग का बाइस बनते हैं, सैलाब और ये जो क्लाउड बर्स्ट, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी शिद्दत में तो इजाफा होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड डिजास्टर आपका जो बढ़ता है ना, वो अर्बन फ्लडिंग की वजह से बनता है। अर्बन फ्लडिंग क्या है, जब आपने दरिया और वो जो पहाड़ों से आने वाले जो नदियां हैं, जो हम नाला कह देते हैं, बेसिकली हैं तो पुराने दरिया,
तो जब उनको हम इंक्रोच कर देते हैं और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और उनको नीचे से भी गुजरने का रास्ता नहीं देते, तो जाहिर सी बात है सैलाबी रेले ने आपके ऊपर से भी आना है और नीचे से भी वो टूट कर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तोड़ के बाहर निकलेगा। पानी की तो ताकत ही इतनी होती है। तो ये अगर आज हम तजावुजात हटा देते हैं, इसके अलावा सिर्फ हटाना काफी नहीं होता, इसके अलावा उन रास्तों को हमें बफर के तौर पे बनाना होता है। वहां मिट्टी, नरम मिट्टी होनी चाहिए ताकि वो आपका ग्राउंड वाटर भी साथ साथ रिचार्ज होता रहे, पानी से ऊपर से थोड़ी गुजरना है उससे। फिर इसके अलावा आपको एक और चीज करनी होती है कि आपको वहां से तजावुजात हटा के वहां बफर जोन वो दरख्त लगाते हैं आप, और हाँ, जहां सोसाइटियां बन चुकी हैं, जहां लोग रह रहे हैं, उधर अंडरग्राउंड आप वाटर को उसके रास्ते का वो कोई बंदोबस्त करते हैं, ड्रेनेज प्लान देते हैं। ऐसे तो नहीं एनओसी इशू कर दिया, सोसाइटी बन गई, बाद में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अगलों की डूब गई। सो हमारे मुल्क में तो ये बेधड़क चीजें चल रही हैं। तो एनओसी आप ये जब इशू करते हैं तो कम से कम ये बेसिक चीजें तो देखें कि डिजास्टर को इशू कर रहे हैं एनओसी या कोई प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है हाउसिंग सोसाइटी का। और आवाम पे भी जिम्मेदारी बनती है, जो हम पैसे दे देते हैं, करोड़ों की जायदादें खरीद लेते हैं, ये तक अगलों से नहीं पूछते कि आपका सोसाइटी का ड्रेनेज प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है। हम डिजास्टर में खुद इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर हसन साहब, ये फरमाइएगा, आपने कभी कराची को किया है, उसको विजिट किया हो या फिर उसके बारे में गौर फिक्र किया हो कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता? वो कहते हैं टैंकर माफिया है, अब टैंकर वाले पता नहीं कहाँ से पानी लेके आते हैं, गवर्नमेंट के पास पानी नहीं है। और उसके बाद जो कराची में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने, अल्लाह, ये मसला क्या है उसका? Again, one word: mismanagement. Mismanagement. And corruption, which is another extension of mismanagement. ठीक। कराची को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। ये जिस वक्त लास्ट टाइम वहाँ पे ज़्यादा बारिशें हुई थी, जिसमें काफ़ी सारी पॉश सोसाइटियाँ डूबी थी, अभी भी डूबी हैं, उस वक्त भी डूबी थी, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा इसको स्टडी करने का मौका मिला। आफ्टर दैट डिज़ास्टर वो कोई बड़ा प्लान बना कि भाई अब हम ये दोबारा नहीं होने देंगे, और उसके लिए बड़े सीनियर लेवल्स के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि जी हम अभी इसका एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे ड्रेनेज का, और उसमें हम देखेंगे कि क्या होगा। तो somebody called me from कराची और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये प्लान इस तरह से प्लान बनने लगा है और उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, तो आप भी तैयार हो जाएं, वेरी सून वी आर गोइंग टू कॉल यू। कोई बहुत बड़ा हमारा वो प्लानिंग का सेशन होना है उसके बीच में। तो मैंने अपना होमवर्क शुरू कर दिया एंड आई हैड बीन टू कराची मैनी टाइम्स, वो जगह मैंने देखी भी हुई थी। तो मैंने अपना होमवर्क किया, मैंने देखा कि भाई उधर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो सकता है। तो काफ़ी दिन गुजर गए, तो मुझे उधर से कोई वो जितनी अर्जेंसी में उन्होंने मुझे शुरू में बताया था, वो मुझे अर्जेंसी, मैंने कहा यार इतने सारे दिन गुजर गए हैं, हफ्ते से ऊपर हो गया, तो किसी और काम पे लग गए होंगे। तो मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि यार वो आप कह रहे थे कि आप बुलाएंगे, तैयारी कर लें। मैंने कहा मैं तैयारी करके बैठा हूँ, मुझे बताओ ताकि मैं अपनी प्लानिंग करूँ। कराची इस्लामाबाद से जाना जो है इट्स नॉट ए ट्रिवियल थिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो सॉरी, वो असल में तो ऐसे है कि वो ड्रेनेज के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी हो गए हैं, तो अब आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी वो जो प्लानिंग करनी थी मेरे हिसाब से, उस प्लानिंग के ऊपर वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 6 to 8 months ऑफ टाइम, जिसमें आपका प्रॉपर प्लान बनना था। ठीक है, जिसके बाद उस प्लानिंग की बेस पे डिजाइनिंग होके फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने थे। वो हुआ क्या कि अब क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस हुई है, गवर्नमेंट ने कहीं से कोई पैसे की बकेट जो है वो अरेंज कर ली है कि जी हमने उस पर लगाना है। अब इधर गिदें बैठी हुई हैं, उन्होंने देखा अच्छा जी पैसा आ गया, दे नो हाउ टू गेट इट आउट। ठीक है, और जिसके पास वो कंट्रोल है उसको पता है कि मैंने कैसे बंदरबांट करनी है, वो बंदरबांट होगी। उधर मैं कुछ अरसे के बाद मेरा वहां पे चक्कर लगा, तो व्हाट आई सॉ वाज कि वही जो पुराने उधर ड्रेन्स बने हुए थे, उन्हीं के बीच में मशीनें लगी हुई हैं कि जी ये हम इनको चौड़ा कर रहे हैं। चौड़ा करने के बाद हम उनके ऊपर स्लैब डाल देंगे, उन स्लैब के बीच में हम स्लॉट्स छोड़ देंगे, पानी आएगा तो वो उसके बीच में घुस जाएगा और निकल के किधर जाएगा नोबडी नोज। क्योंकि वहां पे स्लोप्स का जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू था, स्पेशली वो जो कराची की नई डेवलपमेंट है उसमें इशू था स्लोप्स का, कि वो वापस आ जाता पानी जाए। देखें आपने वो टाइट जो आपने मतलब पानी ने अल्टीमेट समुद्र में आपने निकालना है ना, स्टॉर्म वाटर को अगर एक्सेस हो गया तो समुद्र में उसी वक्त निकलेगा जब वो समुद्र के लेवल से ऊपर आ रहा है। समुद्र में टाइड्स हैं तो उसके वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग होती है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, दुनिया ने की हुई है। हर शहर के अंदर देखें कितने शहर है जो समुद्र के किनारे में। जी जी वो की हुई है, मतलब हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, लेकिन हम जो है वो समुद्र ऊंचा है, शहर नीचा है, शहर नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी कुछ लोग जो है वो आजकल ये बात करेंगे जी कराची सतह समुद्र से नीचे है। कराची सतह समुद्र से नीचे नहीं है,
ये एम्स्टरडैम नीचे एम्स्टरडैम नीचे है भाई, खुदा का शुक्र करें कि कराची ऊपर है, एक्चुअली कराची काफी ऊपर है। ये जो ठट्टा और बदीन के इलाके हैं ना, ये बहुत क्लोज हैं सी लेवल के, बट दे आर आल्सो हायर। अच्छा, वो सईद गनी साहब का आपने सुना होगा, वो उनका क्लिप आपने, उन्होंने कहा जी चांद की 14वीं रात को जब आएगा सैलाब तो पानी यहीं पे शहर के अंदर ही फिरता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि खसूसी चांद है अल्लाह ताला ने जो कराची के लिए बनाया है, वो यहाँ रुक जाए। वो उसमें वो बात वही है ना कि जो वो बात कर रहे हैं मदोजर का है, ठीक नहीं, उसमें हकीकत है, क्योंकि ये जो टाइड्स होती है ना, टाइड्स का एक सीजन होता है और एक इसका वीकली साइकिल होता है। उसमें कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जिसमें मतलब 14th मून पे जो हाईएस्ट टाइड आती है, ठीक है, वो उसके वीकली साइकिल में आती है या मंथली साइकिल में आती है। और फिर इसी तरह से ईयर में मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में हायर टाइड्स आती हैं। तो जिस वक्त टाइड ज्यादा ऊपर है तो उस वक्त आपका ड्रेनेज सिस्टम की जो स्लोप है, अगर वो उस टाइड के लेवल से नीचे है तो पानी समुद्र में नहीं जा सकता, जाहिर है। उस वक्त आप अपने सिस्टम को बंद रखते हैं, आपके पीछे कोई ना कोई स्टोरेज का सिस्टम होता है जो उस पानी को होल्ड करते हैं, या फिर उसको रीरूट करते हैं। आप जो खुश्क इलाके हैं उस तरफ ले जाएं उसको, वहां जाता है, खुश्क इलाके भी जो ना, देखिए अनलेस वो खुश्क इलाके जो हैं वो उस लेवल से नीचे हों, आप ऑलरेडी, अब आपकी खुश्की जो वो सारी समुद्र से ऊपर है, इसीलिए वो खुश्क है। जिधर बहुत कम एरियाज हैं जो कि डिप्रेशन में हैं। डॉक्टर शुएब साहब, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सैलाब रोकने का कोई तरीका है वैसे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल रोका जा सकता है जी सैलाब का। मैं एक बात जरा ज़िम्नन बीच में आ गई थी, चूंकि वो फिर जब बारी आती है, अभी जब आपने फरमाया ना कि हमारे एक्सपर्ट्स की क्या कमी है कि हम बाहर से जो अभी डॉक्टर साहब ने वो मिसाल दे दी तो वो बात पूरी हो गई कि हमारे पास कोई कहते रिजाल नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े काबिल दिमाग है। मसला है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का। अगर वो हमें ये काम दे देंगे तो हमने उस काम को कर देना है, और चूंकि वो काम मुकम्मल हो जाना है तो फिर बीच में, अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को टेंडर, कमीशन का इशू जी, एक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर किया, तो जब उसको डिग आउट किया तो मैंने कहा जी कि हमने तो बेस्ट प्रपोजल बना के भेजा था, पता चला कि वहां पर एक साहब ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी अपनी 9 ज़ेली कंपनियां रन कर रही हैं, जिन्होंने फिक्टिशियस टेंडर डाल के, और उनमें से एक टेंडर अपनी मर्जी का, क्योंकि उन्हें पता था कि ये किस रेट पर जाना है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वहां पे आप सिर्फ मातम कर सकते हैं, पीट सकते हैं, आप कोई भलाई की बातें नहीं सोच सकते। जो सबसे बड़ा आपको मैं इस वक्त बताऊं ना, अगर हम इसको नेट शेल करके, ये जो आपके 9 इदारे हैं, मैंने इसके ऊपर एक टारगेट, इसका टाइटल बनाया है कि एक यूनिफाइड वाटर रेजिलियंस अथॉरिटी हमारी एक होनी चाहिए, जो इन सारों के अंदर कोऑर्डिनेशन, एक जमाने में आपको, वो तो 10वीं हो जाएगी, पहले 9 है, वो इनको सम अप करें, इनको जम करें आपस में। और एक देखिए अब आजकल हालात कैसे हैं, आज आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर, आज आपके पास डैशबोर्ड की फैसिलिटी है, आप एक टारगेट रखें कि हमने इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये काम करने हैं। एक डैम इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, अब तो आपके पास इतने मल्टीपल हो गए। अब ये जो आपकी जो ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद जो वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया, पूरी दुनिया इसके ऊपर, अभी ये एम्स्टरडैम की आपने बात की, हॉलैंड इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल कि किस तरह से पानी को स्टोर किया जा सकता है। एक मुल्क जिसका हम आजकल नाम नहीं ले सकते, जो जुल्म और बर्बरियत की मिसालें लिख रहे हैं, मैं इसराइल की बात कर रहा हूं जी, कि उसने पानी को, आप देखिए समुद्री पानी को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियां उसने बचा ली। उसके पास तो आसपास कहीं भी जो फ्रेश वाटर नहीं है। तो दुनिया के अंदर ये मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे सैलाब में, अब जैसे इस तरह आपने कहा इंक्रोचमेंट का, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर ने 1 इंच जमीन भी जहां उसको नजर आई है ना कि ये जमीन पड़ी हुई है, उसने उसके ऊपर भी जाके कब्जा कर लिया। अब गजब खुदा का कि आप देखें ना, कहां से पानी जाएगा, पानी, हवा और आग, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वर्ल्ड का कि ये तीनों अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ये किसी के पाबंद नहीं होते, किसी से पूछते नहीं है जी, ये किसी के पाबंद नहीं होते। अब ये दर्रे, अब आपने पिंडी इस्लामाबाद की बात की, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा काम किया। हमारी ये, मैं चूंकि कायद यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो हमारी ये जो शाह दर्रा, फलां दर्रा, ये हमारे जो 17 दर्रे हैं, आपने पिछले दिनों ये जाके ये देख लिया होगा, यहाँ पे हमारे क्या हशर इनका हुआ। वो अब एक इतना सा नाला रह गया, ये जो हमारा मॉडल विलेज बना हुआ है, उसमें वो एक छोटा सा नाला रह गया। वो एक जमाने में पूरी ड्रेन था, वहां एक 2 बुजुर्ग हमें मिले, उन्होंने कहा यहाँ से पूरा का पूरा पानी गुजर के जाया करता था। जब आप 1 इंच नहीं स्पेयर छोड़ेंगे, जब आपके पास कोई, अच्छा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप मिसाल, अच्छा मैंने ब्रेक लेनी, आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि गवर्नमेंट क्या इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि मसला ऐसा लगता है जैसे कि हम फंस से गए हैं जी, बिल्कुल, और सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर रहे, विजनरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी कोई नहीं। छोटी सी ब्रेक हो दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शुएब साहब, मैं एम्स्टरडैम की बार बार मिसाल दे रहा हूँ। आप देखें कि एम्स्टरडैम जो है वो सतह समुद्र से नीचे है, समुद्र ऊंचा है, और पानी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सिस्टम क्या बनाया कि उन्होंने 300 नहरें खोदी हैं, और वो नहरें जो है ना हर वक्त चलती रहती हैं, और इसलिए खोदी गई हैं कि अगर बाहर से पानी आए तो उनके अंदर डिजॉल्व हो जाए, उन्हीं के अंदर सर्कुलेट करता करता उसकी शिद्दत कम हो जाए। तो प्लानिंग जो है ना वो कौमें करती हैं। हमारा इशू क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो प्लान बताएं। हमारा ना, मैंने एक और भी जुमला आपके प्रोग्राम में कहना था, शायद ये किसी के काम आ जाए, कि हमारा मुल्क पानी में नहीं डूबा, हमारा मुल्क करप्शन में डूबा है। ठीक, अगर आप गौर करें ना तो ये करप्शन में डूबा है, ये पानी में नहीं डूबा। ठीक, ये किसी की गलतफहमी है कि कोई ये कह रहा है कि हम सैलाब में डूब गए। हमें करप्शन ने तबाह बर्बाद कर दिया। आज कराची की जो हालत है, वो लोग जो 30 साल तक कराची के ओनर बन के बैठे रहे, जो आज असेंबलियों में बैठे हुए हैं, वो कहाँ हैं? उनसे जाके कोई पूछे ना कि तुमने अपने शहर के लिए क्या डेवलपमेंट किया। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची जी, ठीक है, मैं जिस कराची को छोड़कर आया था, आज वो कराची तो है ही नहीं है। तो ये लोग, ये जो अकाउंटेबल थे, किसी को तो फिक्स करें। ये मामलात उस वक्त तक हल नहीं होंगे चोई साहब, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 टियर है कि आपका पार्लियामेंटेरियन भी इसका जिम्मेदार है, आपकी जो गवर्नमेंट का जो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये भी जिम्मेदार है, और फिर पार्शली इसके अंदर जो आपका कॉमन मैन है, मेरे आप जैसे जो लोग हैं, वो भी हम जिम्मेदार हैं। आपने इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी, सैलाब आ रहा है, वहां से पानी गुजर रहा है, वो मना कर रहे हैं कि गाड़ी मत लेके जाओ, उसके बावजूद वो बीच में घुस रहे हैं, गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं। और हमारी जो जल्दबाजी, ये जो हमारे मिजाज के अंदर जो एक ठहराव नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इसकी भी है। अच्छा, अभी जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी ना कि जी सोसाइटीज और वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट लोग ये नहीं सोच के कर रहे कि मैं यहाँ पर कोई अच्छे तरीके से रहूंगा, बाइज्जत तरीके से रहूंगा। आप हमारी मिसाल देख लीजिए ना कि घर खूबसूरत बना लिया, सामने सड़क 3 फुट की 30 फुट की, उसको छोड़ दिया है टूटा फूटा, वहीं से गंदी गाड़ी, हमारे वही टायर लेकर हम अपने गाड़ी के कारपोश में आ जाते हैं। हमारा मिजाज ये है। आप तो माशाल्लाह बहुत सारे टूर्स कंडक्ट करते रहते हैं। मैं एक ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर सिंगापुर गया, मुझे एक वो लीफलेट आज तक, और मैं जब उसको देखता हूं तो मेरी आंखों में मतलब आंसू आ जाते। मैं साथ ले आया था, उस पर लिखा हुआ था सेव वाटर फॉर अस। अब तो हर होटल के अंदर जी, कौमें ये इस तरह से तरक्की, प्लीज लीव दिस प्लेस एज यू वुड लाइक टू फाइंड इट। ये जुमला आज भी चुभता है दिल के अंदर कि यार क्या आप कैसे लोग हैं कि इस जगह को वैसे छोड़ के जाना, जैसे कुदरत ने बनाया, या जैसे आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब साहब, आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा, इस साल भी सैलाब आए, आने वाले साल में सैलाब कम होंगे या बढ़ेंगे, और अगर वो बढ़ गए तो क्या हमारा स्ट्रक्चर, क्या हमारी प्लानिंग इस काबिल है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें या डैमेज को बचा सकें? देखिए, मैं एक कंसल्टेशन, ऐसे अब आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही। एक कंसल्टेशन कंडक्ट करवा रही आज से कुछ अर्सा पहले सिंध में, जो हमारे डिजास्टर रेस्क्यू के डिपार्टमेंट्स हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, तो मुझे पता लगा, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा गैप जब सैलाब आ रहा होता है और ऊपर से भी पानी, दरियाई सैलाब भी आ जाता है, और फिर एकदम से ये जो बादल फट जाते हैं पहाड़ों पे, तो कहते हैं कि हमें इसके लिए कोऑर्डिनेशन जो है ना, हम सूबों के साथ उस तरह से हम नहीं कर रहे होते। हमें पानी आने से कुछ घंटे पहले पता लगता है कि ऊपर से पानी आने वाला है। सिंध के डिपार्टमेंट्स की मैं बात बता रही हूँ आपको। फिर उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा लेकिन जो 2022 में जो कीरथर की पहाड़ियों पे जो बादल फटे, फिर जो सुलेमान रेंजेस पे जो बादल फटे, कहते हैं वो पानी तो इतना पानी था कि हमने तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा कि इतना पानी, हम मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हमने किधर संभालना है। तो ये मंचर झील भर गई, ये हब डैम भर गया, ये सब भर गए, तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं ऐसे सैलाब मैनेज कर सकते। तो मसला ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी नीड, उनकी कैपेसिटी असेसमेंट करने की जरूरत है कि क्या उनको टेक्निकली इतना पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और मैनेज कैसे करना है और इन्फोर्समेंट कैसे करनी है, क्या इसकी मिटिगेशन हो सकती है, रिजिलियंस कम्युनिटीज की कैसे बिल्ड करनी है। हमें ये पता लगाना है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो आपके मेहमान भी बात कर रहे हैं, जब तक ये नहीं होगा हम इसी तरह सफर करते रहेंगे। और फिर आप बेशक लोकल गवर्नेंस सिस्टम भी ले आए, आपको बताना है कैपेसिटी बिल्ड करनी है। दूसरी बात, आपको प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने की जरूरत है। देखिए, बाहर से राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, आपको पैसा इस पे कोई नहीं देने वाला फिलहाल, आपको अपने ही रिसोर्सेज यूटिलाइज करने। और सबसे बड़ी मिसाल इसकी 2022 के सैलाब थे, जब बाहर से पैसा नहीं आ रहा था और लोकल रिसोर्सेज से जो है हमने पैसा इकट्ठा किया था, जब तब कर लिया था, तो अभी भी तो क्लाइमेट इमरजेंसी है, ये सैलाब और बढ़ेंगे, ये बादल और फटेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया, और ये पाकिस्तान का मसला नहीं,
खित्ते का मसला, पूरी दुनिया में गरीब ममालिक सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ ममालिक के कार्बन एमिशंस की वजह से। तो हम करेंगे, लेकिन हमारी प्लानिंग ऑन ग्राउंड डिटरमिन करेगी कि जब हम दुनिया में अपना केस लड़े और उनको बताएं कि इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये तुम लोगों की गलती है, टेबल टॉक बैठ के बात करने के काबिल हो सकते हैं सिर्फ तब जब हमारी प्लानिंग और गवर्नेंस इन प्लेस इज गुड एंड बेटर कंपेयर टू पिछले साल जो 2022 में थी या 10-11 में थी या अभी जो है। सो दिस इज द सिचुएशन और हमें इसके लिए यही रिमीडिएट मेजर्स करना। जी ठीक, मैंने ब्रेक लेनी। डॉक्टर हसन साहब, आपके बाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पिछले दिनों नहरें बनाने का, एक्स्ट्रा और नहरें बनाने का प्लान किया गया था और क्लेम ये किया जा रहा था कि खुश्क नहरें होंगी, जब ये सैलाब आएगा तो उनके अंदर पानी आ जाएगा और उससे एक तो सैलाब से बच जाएंगे और दूसरा ये है कि कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। वो रुक गया अनफॉर्चुनेटली। क्या वो सोल्यूशन है आज भी या उसका भी कोई खास फायदा नहीं था? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक है दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर हसन साहब, ये फरमाइएगा कि नहरें अगर मजीद बन जाएं तो खुश्क नहरें हो जो सैलाब के अंदर पानी उनके अंदर आए तो वो बेहतर सोल्यूशन है या नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये एक स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है जिसने बिल्कुल काम नहीं करना, ना हमें उसकी ज़रूरत है। और अगर फ़र्ज़ करें कि अभी ये जो आपके सैलाब हैं ये ज़्यादा हुए हैं, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज का भी इसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट है, लेकिन मे बी 10 to 15% इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी जो अचानक ज़्यादा बारिशें हुई हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ एक बहुत पुराना क्लाइमेट चेंज से भी पहले का सदियों पुराना फिनोमेना है एनसो, ठीक है, जिसमें जो कि आपकी पैसिफिक सदर्न ऑसिलेशन है ये उसकी वजह से हो रहे हैं। एनसो के दो एक्सट्रीम्स हैं, एक अल नीनियो है और एक लानीना है। लानीना हमारे मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है, अल नीनियो वीक करता है। अभी लानीना सेट इन हो गया है और हो सकता है अगले साल तक रहे, तो उसकी वजह से हम इन साल में और लाइकली अगले साल में भी ज्यादा बारिश देखेंगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये कोई मतलब है कि अचानक क्लाइमेट चेंज लेके आया और ये साइकिल है। ये साइकिल 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, ये वेरिएबल है, इसकी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। 2, 3, 4, 7 साल तक कभी ये जाता है, 3 साल में भी रिवर्स हो जाता है, कई दफा ऑल्टरनेट ईयर में भी रिवर्स हो जाता है। तो लेकिन वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बहुत सारी चीजें। बात यह है कि जब हम फ्लड की बात करते हैं ना तो उसमें लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एन एजुकेटेड कम्युनिटी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी अच्छी प्लानिंग। उस प्लानिंग में आपकी जोन्स की मार्किंग होती है कि आप कौन से हैजर्ड जोन में रह रहे हैं, आप मोस्ट वल्नरेबल जोन में रह रहे हैं, उससे कम में, उससे कम में, उससे कम में। वो मार्किंग करने के बाद आपके फिर प्लानिंग पैरामीटर्स बनते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन के बायलॉज बनते हैं कि जी इस जोन के ये हैं, इस जोन के ये हैं, इस जोन के ये हैं, और हर जोन की एक आपकी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, रिस्क मिटिगेशन प्लान होता है। और वो जब मैं एजुकेटेड कम्युनिटी की बात करता हूं तो कम्युनिटी के मेंबर्स को पता होता है, उनको बताया जाता है। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आती है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद जिस वक्त आपका कोई इवेंट आने लगा है तो उसमें अर्ली वार्निंग और अर्ली वार्निंग की ड्रिल्स क्या है, वो कम्युनिटी को बताई जाती है। कोई इमरजेंसी क्रिएट हो, इमरजेंसी हो, देखिए मसलन मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता होता हूं अक्सर कि अगर मैं हाउस नंबर 3 में रह रहा हूं जो कि स्ट्रीट नंबर 5 का है इन माय लोकेलिटी, तो जब और इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज होता है तो मैंने स्कूल नंबर 5 की बैरक नंबर 6 के कमरा नंबर 6 में अपनी फैमिली को ले जाना है। यानी इस हद तक प्लानिंग हुई होती है, घर के कम्युनिटी मेंबर से लेके तो बाकी जितने लोग हैं उनको सबको पता होता है। फिर कुछ ऐसी सॉफ्ट चीजें हैं कि मतलब वो कहते हैं कि जी जब सीजन शुरू होता है तो आप एक्स्ट्रा राशन स्टैक कर लें अपने घर में, इस तरह की चीजें। और जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी वो डिजास्टर रिस्पांस है कि इस सब के बावजूद अगर कोई हिट हो गया है, कोई डूब गया है, कोई किसी को घर कोलैप्स हो गया, उसमें लोग दफन हो, तो फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो हैं वो आते हैं और उनकी भी प्लानिंग होती है। सही बात। डॉक्टर शुएब साहब ये फरमाइएगा सर, डैम्स अगर बना लिए जाएं तो उससे मसला हल हो सकता है? डैम इज वन ऑफ द सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है।
आपको पता है कि आपकी हाइड्रो एनर्जी आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे, अब देखिए इन्होंने वाटर के लिए, मैं जल्दी से आपको बताऊं इंडिया ने क्या किया है हमारे बारे में, जो वो ये क्लेम करता है ना कि हम इसका पानी, उसने मल्टी लेयर अब जो है ना वो प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। एक से दूसरे को भरने में 7 दिन लगेंगे, फिर 7 दिन, इस तरह करते करते वो आपकी कैपेसिटी, अब आप हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी है वो 30 डेज की है। हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आगे चलेंगे, जो जरूरत है इस चीज की, मैं सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम में करके जाऊंगा कि ये वो लोग जो, अब जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये बातें फरमाई हैं, ये इन सारी इनको पता है, जो यहाँ पे ये एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। दी ओनली इशू इज कि वो एक विल हो, एक नेक नियति हो, इस मुल्क को थोड़ा सा छोड़ दें, जो इसको नोचने में लगे हुए हैं ना, थोड़ा सा यहाँ के लोगों के लिए छोड़ दें, शायद इनके नोचने के लिए फिर ये मुल्क आगे बढ़ जाए। सही बात। डॉक्टर ज़ैनब साहब, आपसे आखिरी सवाल है, ये फरमाइएगा, कोई आपको होप नजर आ रही है, कोई विल नजर आ रही है गवर्नमेंट लेवल पे? जी, गवर्नमेंट लेवल पे विल और होप बिल्कुल है, और काम करना चाहते हैं लोग। मैं आपकी नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, और मेरी सजेशन उसमें ये है कि जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं वो एक ग्रैंड डायलॉग कर लें। मेरे ख्याल से सबको बैठ लेना चाहिए, पता लग जाएगा कि सब लोगों के इश्यूज क्या है, चैलेंज क्या है, और इसको मुल्क के लिए ये सानिया है, ये फ्लडिंग इज अ क्राइसिस फॉर द कंट्री, तो बैठ के बात करें। दूसरी बात ये कि साइंस और पॉलिसी को आपस में लिंक करें। हम साइंस को, हम बहुत मिसलीडिंग बातें कर जाते हैं बहुत दफा, और अवाम जो है वो मिसगाइड हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तभी आपकी कवर हो सकती है जब आपके पॉलिसी मेकर्स, जब आपकी गवर्नमेंट बैठ के बात करती है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाती है आवाम को आगाही देने के लिए, और ये पूरे साल की होती है, ये कुछ महीनों के लिए, ये कुछ टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि आप आवाम को क्या बता रहे हैं कि कैसे मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी भी नॉर्थ में लोग ट्रैवल कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट के वार्निंग्स दी जा रही हैं। तो ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है हमारा क्लाइमेट की तरफ, इसको बदलना चाहिए। ठीक है, हमारे कुछ ट्रेंड्स हैं पुराने जिसकी वजह से ये मौसम, लोग कुछ कहते हैं पहले भी बारिशें थी, अब मजीद भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारे जो साइंस है ना, ये देखें, ये सारी साइंस हमारी बैठ जाती है, चाहे वो एनसो कहें, चाहे वो इंडियन ओशन डाइपोल कहें, चाहे वो आप विंड एनोमली बोले, जब एक बादल फटता है और उसके नीचे आपकी आवाम तबाह होती है। तो मेरे ख्याल से आपको रिजिलियंस पे काम करना चाहिए, फिर चाहे आप वाटर रिजिलियंस कह लें या आप कम्युनिटी रिजिलियंस कह लें, आवाम को कैसे बचाना है इस वक्त हमारी तरजीह ये होनी चाहिए। सही बात है। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया, बाकी दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया, खासा आपने गुफ्तगू सुनी, और हमारा मकसद ये था कि कम से कम आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पानी का इशू क्या है और उसका सलूशन क्या है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।